मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन चैनल पर आज मैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत समय प्रबंधन के बारे में आपको बताऊंगी। समय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? समय प्रबंधन उपलब्ध समय का योजनाबद्ध तरीके से नियोजन करके लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा समय प्रबंधन कहलाता है। शैक्षिक स्तर पर समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय की समय सारणी एक लेखा है। लेखा से तात्पर्य है कि कक्षा में अध्यापित जितने अध्यापित विषय होते हैं तथा क्रियाकलापों का जो भी लेखा जोखा होता है वो हमें समय सारणी में मिलता है। इससे समय सारणी में विद्यालय के जो कार्यावधि होती है या कार्यविधि होती है या शिक्षकों को आवंटित जो कार्यभार होता है, इन सब की जानकारी हमें समय सारणी से मिलती है। समय सारणी को हम दर्पण भी कह सकते हैं, विद्यालय का एक दर्पण मानते हैं, क्योंकि समय सारणी में विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप प्रतिबिंबित होते हैं। इसके साथ साथ एक है डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी के बारे में लिखा है कि समय सारणी किसी भी विद्यालय का एक स्पार्क प्लग है। जिस तरह स्पार्क प्लग से कहीं भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी संचालित करते हैं, सभी चीज़ संचालित होती हैं, उसी तरह समय सारणी से क्या होता है, विद्यालय के समस्त कार्यक्रम या क्रियाकलाप संचालित होते हैं। अतः उन्होंने विद्यालय की समय सारणी को स्पार्क प्लग कहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो समय सारणी है वो विद्यालय का वह चार्ट है जिसमें विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप दर्शाए जाते हैं। अब आता है समय सारणी की विद्यालय में क्या आवश्यकता है या क्या इसका महत्व क्या है। सबसे पहले इसकी आवश्यकता के अंतर्गत कि समय सारणी विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से और समय से पूरा करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक ही दृष्टि में जैसे शिक्षकों या कक्षाओं या उसके जो विषय हैं उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें समय सारणी की आवश्यकता पड़ती है। अगर समय सारणी नहीं रहेगी तो समय और शक्ति दोनों का दुरुपयोग होगा। अब आते हैं महत्व की बात कि समय सारणी का विद्यालय में क्या महत्व। समय सारणी का बहुत महत्व है। जैसे कि समय सारणी से बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता विकास से तात्पर्य है कि समय सारणी का प्रयोग करने से बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए समय सारणी का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों को समय का पालन करने का ज्ञान होता है, नियमितता का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर अपने कार्यों को करने की निष्ठा, कार्यों के प्रति निष्ठा या कर्तव्य निष्ठा का भाव जागृत होता है। अब आते हैं समय सारणी का मनोवैज्ञानिक भी महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक समय सारणी के निर्माण में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बालक की आवश्यकता और रुचि होगी, उसी के अनुसार हम समय सारणी बनाते हैं। तो समय सारणी हमारे विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है। समय सारणी से विद्यालय में अनुशासन स्थापित होता है। कैसे? क्योंकि समय सारणी का अगर पालन सभी विद्यालय के सभी कर्मी, मानव संसाधन जितने हैं, मानवीय संसाधन समय सारणी का जब प्रयोग करते हैं, सब अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता से के कारण क्या होता है कि अनियमितता, अनुशासन भंग होने की स्थिति नहीं होती है। अब आते हैं समय सारणी बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि हम जब समय सारणी बनाएं तो हमें शिक्षक की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखें और रुचि का ध्यान रखें कि वो विषय उसके प्रति पढ़ाने योग्य है कि नहीं, उसकी क्षमता उतनी है कि नहीं। उसके साथ साथ प्रत्येक शिक्षक पर अत्यधिक भार ना हो, इसका भी ध्यान रखें। समय सारणी बनाते समय दूसरी बात विशेष कर ध्यान रखने योग्य है कि पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और अन्य कार्यक्रमों का भी उसमें वादन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, समय सारणी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय जो खेल कूद है या गतिविधियां हैं उनका भी प्रयोग हो। किसी शिक्षकों को हम ऐसा न बनाएं कि किसी शिक्षक को लगातार हम भार दे दें और किसी शिक्षक को लगातार हम विश्राम दे दें। तो इसका भी ध्यान होना चाहिए कि शिक्षकों का लगातार कालांश भी नहीं होना चाहिए और शिक्षकों का लगातार उसमें विश्राम भी नहीं होना चाहिए।
इसके साथ साथ और विशेषकर बात है कि समय सारणी बनाते समय विभाग द्वारा जो नियम आता है कि प्रत्येक विषय का कालांश इतने घंटे, इतने कालांशों का प्रत्येक विषय निर्धारित होता है। तो इसका भी ध्यान रखें कि जो हम समय सारणी बनाएं तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको ध्यान रखें कि हमें कितना कालांश देना है। तो इसका विभागीय ज्ञान भी समय सारणी बनाने वाले को होना चाहिए। और समय सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम हमेशा पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें बदलाव होता रहता है समय सारणी में समय के अनुसार। तो पेंसिल का प्रयोग करें और स्पष्ट लेखनी हो। समय सारणी जैसे कक्षा समय सारणी है या शिक्षक समय सारणी है या प्रधान समय सारणी है कि इसकी प्रत्येक प्रति कक्षा में होनी चाहिए, कक्षा समय सारणी की, और शिक्षक की प्रत्येक शिक्षक के पास होनी चाहिए और प्रधानाचार्य के पास समस्त समय सारणी का एक प्रति होना अनिवार्य होता है। तो ये तो समय सारणी बनाते समय दी गई बातों का ध्यान है। अब आता है समय सारणी कितने प्रकार की। समय सारणी कई प्रकार की होती है, लेकिन सामान्यतः प्रत्येक विद्यालयों में 3 प्रकार की समय सारणी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले प्रधान समय सारणी, दूसरा है कक्षा समय सारणी और तीसरा है अध्यापक समय सारणी। अब आते हैं प्रधान समय सारणी क्या होता है। प्रधान समय सारणी उस समय सारणी को कहते हैं जिसमें विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों का विवरण होता है। जो समय सारणी कक्षा समय सारणी और शिक्षक समय सारणी का मिश्रित रूप होता है, इसको सर्वमान्य समय सारणी भी कहा जाता है। इसमें कार्यों की एक रूपता पाई जाती है। दूसरा है कक्षा समय सारणी। कक्षा समय सारणी क्या होता है, वो प्रतिदिन के कार्यक्रमों का जिसमें विवरण होता है, उसमें शिक्षण के साथ साथ विश्राम का जो कालांश है या उसमें आपका खेल कूद का कालांश है, विभिन्न कालांशों का विधिवत उसमें जो वर्णन होता है उसको हम कक्षा समय सारणी करते हैं। और कक्षा समय सारणी का अनुपालन प्रत्येक कक्षा अपने समय सारणी के अनुसार करती है और प्रत्येक कक्षा में उस कक्षा की समय सारणी का टंगा होना अनिवार्य है कि प्रत्येक कक्षा में उसकी समय सारणी टंगी हो। अब आता है अध्यापक समय सारणी। प्रत्येक अध्यापक द्वारा किए गए कार्यों की रूपरेखा उसके पास होती है। उस रूपरेखा में विद्यालय के उसका शैक्षिक कार्य का विस्तृत विवरण होता है। उस विस्तृत विवरण में से ये फायदा होता है कि प्रधानाचार्य समय समय पर उस शिक्षक की जांच भी कर सकता है। ये तो हो गया हमारी 3 प्रकार की समय सारणी। अब आते हैं समय सारणी का जो हम बनाते हैं समय सारणी, उस पर हमें कुछ सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिसका ज्ञान हमें समय सारणी निर्माता के पास अनिवार्य है कि उसका ज्ञान उनको होना ही चाहिए। जिसमें समय सारणी का ज्ञान हमारा यहाँ पर है कि समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है स्कूल का प्रकार। स्कूल के प्रकार से तात्पर्य है कि स्कूल में कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि जो शिक्षा वाले होते हैं, कुछ बालिका वाले होते हैं, कुछ हमारे बालक वाले होते हैं, कुछ प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर, राजकीय स्तर के, इसका उन सबकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही हम समय सारणी का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि ये समय सारणी बना दिया और ये समय सारणी सभी स्तर के विद्यालयों के लिए, नहीं, उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही हम समय सारणी का निर्माण करते हैं। अतः विद्यालय के जो समय सारणी का निर्माण करता है उसको अपने विद्यालय के आकार और प्रकार के बारे में मालूम होना चाहिए, शिक्षक की योग्यताओं के बारे में मालूम होना चाहिए, कक्षा में कक्षा का आकार प्रकार कैसा है, उस हिसाब से हम समय सारणी का निर्माण करते हैं। उसके बाद है उपलब्ध समय का परिमाण। परिमाण से क्या मतलब है, जो समय उपलब्ध है समय सारणी में, यानी कि वर्ष भर की जो हमारी विद्यालय की लंबाई है और उसकी छुट्टियों का जो हम योग लगाते हैं उसके अनुसार हम जो समय सारणी बनाते हैं उसको हम समय सारणी का क्या कहते हैं, उपलब्ध समय सारणी का परिमाण का उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है विषयों का सापेक्षिक महत्व एवं जटिलता। विषयों की सापेक्षिक महत्व और जटिलता से मतलब यह है कि सभी विषय अनिवार्य होते हैं, लेकिन सभी विषय आवश्यक भी होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको समझने में समय लगता है और कुछ जटिलता भी होती है उन विषयों को। तो ऐसे विषयों को हम
प्रातः काल जैसे रुचि, सुबह का समय क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने के अनुकूल होता है, बच्चे फ्रेश होते हैं और सीखने की ललक उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए ऐसे जो जटिल विषय हैं उनको हम प्रातः काल रखें, और जितने उसके बाद मध्यावकाश के बाद हल्के विषय जो होते हैं, जो गौण विषय होते हैं, उनको हम मध्यावकाश के बाद रखें। यानी कि मध्यावकाश से पहले जितने जटिल विषय हैं उनको रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो जटिल विषय हैं, जो सम प्रकृति वाले एक जैसे विषय होते हैं, उनको लगातार भी नहीं रखना चाहिए। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट में हल्के विषयों को डाल देना चाहिए। और जटिल विषयों को एक और बात विशेष है कि जो जटिल विषय होते हैं वो प्रथम और अंतिम विषयों पर भी, अंतिम कालांश में भी नहीं रखना चाहिए, उनको मध्य में रखना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से ग्रहण कर सके। और जटिल विषयों के साथ साथ क्या है कि जो जटिल विषयों का समय थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और जो सामान्य विषय उनका समय थोड़ा हल्का कर देना चाहिए। तो ये है कि हमारा विषयों की सापेक्षिक महत्व को हमें समझना चाहिए। जो विषय महत्वपूर्ण हो और जटिल हो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए हमें कक्षा में पढ़ाते समय। उसके बाद आता है थकान। थकान से क्या तात्पर्य है भाई? थकान, बच्चे लगातार पढ़ते पढ़ते क्या होता है, थक जाते हैं। अब थके हुए बच्चों का अधिगम तो अच्छा होगा नहीं। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय सारणी बनाते समय बीच बीच में बच्चों का एक पीरियड के बाद हमें मध्यावकाश करना चाहिए। अल्प मध्यावकाश कर दें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद हम पढ़ाएं। और उसके साथ साथ लगातार हम कठिन विषय पढ़ाते हैं तो भी बच्चे थक जाते हैं, तो बीच में जो हल्के विषय होते हैं उनको डालें। इसके साथ साथ हम बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे मौसम का प्रभाव भी थकान को बढ़ाता है। जैसे गर्मी के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय का समय प्रातः काल कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे का अधिगम हो सकता है, क्योंकि बच्चे फ्रेश होते हैं। उसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक हम रखेंगे तो भी उमस के मौसम में भी हमें समय सारणी में परिवर्तन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चों में थकान, विविधता की वजह से बच्चे में रिफ्रेशमेंट, अगर हम मनोरंजन के जो विषय होते हैं उसमें अगर बच्चे को खेल कूद में ले जाएंगे तो उनके अंदर थकान दूर होती है। तो इसीलिए बीच बीच में हमको रिफ्रेशमेंट में ऐसे विषयों को भी डालना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर एनर्जी आए। इससे हम विविधता ला सकते हैं। फिर आता है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत का मतलब भी वही है जो हम समय की विविधता बच्चों के साथ, जैसे एक ही कक्षा में बच्चे बैठे बैठे हर पीरियड में अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, सिटिंग प्लान में चेंज कर दें तो भी बच्चे थोड़े से नए जगह बैठ के, व्यवस्था हो तो कालांश कक्षाएं बदल दें, उससे भी बच्चों में रिफ्रेशमेंट आ जाता है। और उसके साथ साथ हम प्रत्येक विषयों में विविधता लाएं, जैसे कि हम कठिन विषय लगातार न पढ़ाएं, बीच बीच में हल्के विषयों को दे दें, उससे भी बच्चों के अंदर विविधता आ जाएगी। उसके साथ साथ हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे कभी हमेशा एक ही जगह पर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे कि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ हम अगर कुछ प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर हम संगीत की कक्षा में ले जाते हैं या क्राफ्ट के लिए, तो बच्चे के अंदर रिफ्रेशमेंट, तो विविधता से बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति रोचकता बनी रहती। तो समय सारणी में विविधता का विशेष ध्यान रखें कि किसी एक ही शिक्षक के ऊपर ज़्यादा चेहरा देखते लगातार किसी शिक्षक को 2 पीरियड 3 पीरियड दे दिया गया, उससे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो वो विविधता होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है खेल व मनोरंजन। देखिए, खेल और मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिससे बच्चों के प्रति एक शारीरिक जो खेल होता है उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एनर्जी आती है, खेल में रोचकता आती है। कुछ बच्चे जब गेम्स का पीरियड होता है तो बहुत उत्साह से आते हैं कि हाँ आज गेम्स का पीरियड, आज हमको विद्यालय जाना है, क्योंकि वो मिस ना हो जाए। तो खेल का भी हमें और मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए विद्यालयों के अंतर्गत। फिर आता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संसाधनों से मतलब क्या है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का हम इष्टतम उपयोग कर सकें। जैसे मानवीय संसाधन में के अंतर्गत हमारा कक्षा, विषय कक्षा होता है, कक्षा सामान्य कक्षाएं होती हैं, या पुस्तकालय होता है, खेल का मैदान होता है, या सांस्कृतिक प्रोग्राम के जो वाद्य यंत्र होते हैं, ये सब हमारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और मानवीय संसाधन के अंदर शिक्षक की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार हम समय सारणी में प्रयोग करेंगे तो हमारी समय सारणी अच्छी बनेगी। उसके बाद आते हैं लोच का सिद्धांत। लोच के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि हमारी समय सारणी बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं बनाना चाहिए, उसको समय के अनुसार उसके अंदर बदलाव करने के लिए
होना चाहिए कि आवश्यकता और समय के अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकें। फिर आता है न्याय का सिद्धांत से तात्पर्य है कि इसमें विशेष तौर से शिक्षकों के लिए है कि जब हम समय सारणी बनाएं तो किसी भी शिक्षक को अत्यधिक भार न दें। दूसरा बात, इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षक जो है वो समय के अपने विषय को समझने में उसको, जैसे विज्ञान का शिक्षक है या भाषा का शिक्षक है तो उसको एक अपने पीरियड से एक घंटा एक पीरियड पहले उसको समय दें, ताकि वो अपने प्रयोग में, जैसे प्रैक्टिकल में जाने से पहले, बच्चों को बुलाने से पहले वो जो इक्विपमेंट है उनको अच्छी तरह जांच ले। या भाषा का शिक्षक है तो वो बच्चों की कॉपियों को जांच के बच्चों को दे सके, समझा सके कि भाषा की त्रुटि को कैसे समझा के उसको समझा सके। इसलिए जरूरी क्या है कि न्याय का सिद्धांत तो प्रत्येक शिक्षक को समान भार हो, उसकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार उनको विषय दिया जाए। इन सब बातों का हम ध्यान रखें। तो ये जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है जो समय सारणी का, ये समय सारणी के आधार है, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी हम एक अच्छे समय सारणी का निर्माण कर सकते हैं और विद्यालय को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।